नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। ठीक है, आप लोग को जानकारी मिल ही गया होगा और नहीं मिला है तो अभी आपको बता देते हैं कि आपको पता है कि बीएसएससी सीजीएल के लिए 4 महीना पहले ही आप लोग को हम बताए थे कि लगभग 5,000 पोस्ट का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो बिहार सरकार आप लोग के साथ थोड़ा सा धोखा किया है। ठीक है, लगभग 1500 के आसपास पोस्ट आया है और बाकी का आपको जो 10th जो छात्र किए हुए हैं तो उनके लिए है। ठीक है, तो बीएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आया है तो इसमें मेरे पास कुछ खास तो है नहीं बताने के लिए, मगर फिर भी कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको हम बता देते हैं, जिसको आप कंसीडर कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। हम 2023 का पेपर खोज रहे थे, पेपर हमको मिला नहीं। हमको याद है 2022 में हम पेपर दिए हुए थे। ठीक है, किसी कारणवश क्या हुआ था, वो उसका एग्ज़ाम शायद रद्द हो गया हुआ था, उसके बाद हम पेपर दिए नहीं। ठीक, तो हम बहुत खोजे, मिला नहीं, तो फिर देखे हैं कि 2022 का ही था। ठीक है, 23 वाला तो मिला नहीं क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो देखो, मेन मुद्दा यही है कि 1481 पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, और 18 अगस्त से फॉर्म भराना चालू होगा, तो फॉर्म जाके सबसे पहले भर देना। और कुछ कुछ चीज़ है जो हमको बताना है, इसका सिलेबस बताने से पूर्व आपको थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर का सवाल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का सवाल हम सिर्फ इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि जब आप कहीं भी कोर्स लेते हैं या फिर कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ते हैं, चाहे आप हमसे पढ़ो या फिर कहीं से भी पढ़ो, ये चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि आपके लिए सिलेबस जो है रामबाण है। ठीक है, सिलेबस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिलेबस के अलावा पीवाईक्यू है। ठीक है, सिलेबस तो आपको हम दिखा ही देंगे, फिलहाल हम आपको पीवाईक्यू दिखाएंगे। और उसको दिखाने के पीछे सबसे बड़ा मोटो मेरा यही रहता है कि सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए। ठीक है, सिर्फ स्टडी करने के लिए मत पढ़िए, पढ़िए इसलिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो उसके लिए रणनीति यही होगा कि जो आपसे डिमांड किया जाता है आप वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि ज्ञानवर्धन के लिए पता चला कि बैठ के पूरा महाभारत पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चालू किए तो पता चला पूरा एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर दिए, भले उससे 2 ही सवाल आए। तो ये गलती नहीं कीजिए, आपको हम बहुत ब्रीफ में बता देते हैं। प्रीवियस ईयर का सवाल थोड़ा दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ा आपको डेट ऑनलाइन बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको बैक करते हैं। ठीक है, और आपको हम प्रीवियस ईयर का सवाल दिखा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि भाई साहब एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करवाना और करना है। उसके पीछे कारण यही है कि पढ़ने के लिए कुछ पढ़िएगा, पता चला एग्ज़ाम में सवाल ही नहीं आया, तो बैठ के वहाँ पे सर पटकने से अच्छा है कि आप पहले देख लो। जैसे कि आप पहला सवाल ही देख लो। पहला सवाल हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ, हम अंग्रेजी में पढ़ देते हैं। होगा सवाल, हम पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, डाउनलोड करके खुद भी देख लेना। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। तो आप जानते हैं कि जब अलगी और फंगी का सहजीविता होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको लाइकेन कहते हैं। अब इसमें कोई भोकाल नहीं है। भोकाल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल है। आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे या फिर क्या नाम है इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे, तो जनरल सवाल हो। जैसे कि यहाँ पे दूसरा सवाल देखो, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो एज डिसाइडेड बाय आरबीआई ऑन मई 2022 4 तारीख को। ठीक है, तो देखो जो खास करके तुमको रेपो रेट होगा या फिर कैश रिजर्व रेशियो होगा, बैंक रेट होगा, सीआरआर होगा, एसएलआर होगा, ओएमओ होगा, और भी जो भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो भी मेजरमेंट टूल है आरबीआई के द्वारा। क्योंकि आपको पता है जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ता है, तो पैसा को कब बढ़ाना है कितना घटाना है ये डिसाइड आरबीआई करता है, क्योंकि मनी सप्लाई का पूरा जॉब उन्हीं का है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, जिस वर्ष आप सवाल एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है, तो उस वर्ष का क्या कीजिएगा, रिसेंट का, जैसे कि मान चलो कि 10 दिन के बाद पेपर है, तो तब जाके तुम क्या करना, ये जो सीआरआर है, बैंक रेट है, रिजर्व बैंक रिजर्व रेशियो रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारा रेट है। ठीक है, जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आता है, गुणात्मक में आता हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको रिसेंट वाला पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा मगजमारी नहीं कीजिएगा। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चले, समझ गए। जैसे कि देखो यहाँ पे एक सवाल है कि आइसोथर्म आर लेस जिगजैग इन साउदर्न हेमिस्फेयर मेनली बिकॉज ऑफ।
तब ये चीज़ क्या है कि अब आपको जब तक किसी टॉपिक को एप्लीकेशन नहीं पता होगा, ठीक है, आप जैसे कि मान चलो कि अभी जुलाई कहते हैं, अगस्त का टाइम है, ठीक है, तो अभी गर्मी पड़ रहा है, ठीक, तो अभी के टाइम में देखता होगा कि उम्मस का मौसम होता होगा, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी लगता ना ठंडी लगता, कपड़ा आसानी से सूखता नहीं रहता है, ठीक है, अजीब टाइप का पसीना वाला मौसम बॉडी पे रहता है। उसके पीछे कारण क्या है कि आप जो देखते हैं कि गर्मी जो है, जो हीट का जो धरती का जो हीट है वो जब ऊपर जाता है ना, तो आसमान में जाना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो ऊपर जा नहीं पाता, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, तो वो फंस के ही रह जाता है, जिसके कारण से क्या होता रहता है कि आपको और भी हीट लगता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये एप्लीकेशन का, अभी जब आप ये चीज़ समझ जाइएगा तो तब तो ठीक है, नहीं समझ पाइएगा तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। जैसे कि पानी को तुम कभी देखना, घर में क्या करना, थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना, ठीक है, पानी गर्म कर लेना और उसको क्या करना, छोड़ देना, इसे नॉर्मली छोड़ देना। तुम देखना इजी वे में तुरंत वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है, तुरंत ठंडा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है पानी का हीट इजी वे में ट्रांसफर नहीं होता। तो सेम सवाल आपको यहाँ पे पूछा हुआ, तो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में आपको पता है कि पानी ज़्यादा है, तो वो जल्दी ना गर्म होता ना जल्दी ठंडा होता। पृथ्वी देखते होंगे कि गर्मी के टाइम में जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है, फिर शाम में ठंडा होता है, ठीक। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, तो ये आपके समझ में आएगा, कोई अच्छे से पढ़ाएगा तब आएगा, नहीं तो फिर कितना भी किसी भी किताब कॉपी में पढ़ लीजिएगा ये सवाल आपको नहीं मिलेगा, समझ गए। तो यही चीज़ है जो बताना था, बाकी का आप सवाल देख लीजिएगा। आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग वाला ही सवाल है, इफ सम लैंग्वेज कैंडल, ठीक है, इज कोडेड इज NLQAIB, तो इसको क्या है, इसको यदि आपको अल्फ़ाबेट पे कंट्रोल होगा ए से लेके जेड तक, यानी कि तुमसे कोई पूछ दे कि पी कितना नंबर पे आता, तब तुम काउंटिंग करेगा, ए एक पे, बी दो पे, सी तीन पे, ठीक है, पी फोर पेप्सी, पेप्सी 16 पे आएगा, ठीक है, तो ऐसे करके तुमको याद होगा, तो तुम क्या करेगा, अब के का जैसे देख लो, के कितना, के 11 पे आता है, ठीक है, और एन कितना होगा, तो जैसे एम का 13 होता है, ठीक है, तो एम का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में गैप तुमको खोजना, और ऐसे भी नहीं होगा तो सबका नंबरिंग कर लेना, जैसे आई है, आई फोर 9 होगा, ठीक है, एन फोर कितना होगा, 14 हो जाएगा, डी फोर 4 हो जाएगा, एल फोर 12 हो जाएगा, ई फोर 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको डिफरेंसेस मचाना बीच में, दोनों के बीच में देखना, उसके बाद कोडिंग कीजिए। तो ये सारा चीज़ हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप क्या कीजिएगा, जो आपके एग्जाम में जिस हिसाब का सवाल आता है उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। और यूट्यूब हो या फिर कहीं पे हो, लोग भोकालबाजी बहुत करता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि अभी तुमको दीपावली कहते हैं, अभी 15 अगस्त का ऑफर आएगा, रक्षाबंधन का ऑफर आएगा, खूब ऑफर आएगा, तो उसमें जाने से बेहतर है कि तुम पहले प्रीवियस ईयर का PYQ देख लेना कायदे से, एक एक सवाल को करके बनाना, ठीक है, 5 दिन एक सप्ताह लो, टाइम बना लो, और उसके बाद तुम तैयारी करना, हम तुमको गारंटी देते हैं प्रीलिम्स तुम्हारा कोई नहीं रोक पाएगा, समझ गया। तो ये अप्रोच रखेगा। बाकी आगे चलते हैं, हम देखते हैं, थोड़ा सा सिलेबस बता देते हैं, और सिलेबस के बाद बताते हैं एग्ज़ाम। फॉर्म भरने का डेट आपको बोल ही दिए हैं कि 18 अगस्त से चालू हो जाएगा, तो जाके फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है, तैयारी कीजिएगा स्वयं से, और होगा तो हम भी 10 अगस्त से आपको क्लास देंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये सामान्य जानकारी है, आपको पता होगा, नहीं होगा तो फिर भी ब्रीफ में दे रहे हैं। जो भी छात्र ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। 1481 पदों पे वैकेंसी आया BSSC CGL का, ठीक। इसके अलावा 3 फेज में आपको प्रॉपर एग्जाम होता है, एग्जाम इन द सेंस 3 फेज लगेगा, जैसे कि प्री का एग्जाम देगा, मेंस का देगा, मेंस के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसको भी एक तरह से एग्जाम ही समझ लो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे लंका लगने से अच्छा है कि ये सारा चीज़ तैयारी करके रखना, ठीक है। अब एग्ज़ाम देखो, अब विभाग डिसाइड करेगा कि OMR पे होगा या CBT पे, तो ये चीज़ हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, पर इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन 4 तारीख को आया है, 18 अगस्त से फॉर्म भराएगा, 17 सितंबर को लास्ट हो जाएगा, तो फॉर्म हर सूरत में भर लेना भाई, तैयारी अपना करना आराम से, ठीक है। और एग्ज़ाम का डेट आपको बहुत जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। बाद बाकी इसमें देखो ASO का पोस्ट 1064 के आसपास है, और थोड़ा थोड़ा वो एलिजिबिलिटी भी चेंज है, ठीक है, किसी किसी पोस्ट में, जैसे कि जूनियर एस्थेटिकल वाला है, ठीक है, डाटा एंट्री का है। तो देखो ASO का बात बोले ना, तो ASO में 1064 पोस्ट है, ठीक है।
जो प्लानिंग असिस्टेंट है, तो प्लानिंग असिस्टेंट में देखो 88 पोस्ट है। इसके अलावा जो जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट है, जिसको JSA बोलते हैं, उसमें 5 पोस्ट है। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में तुमको 125 है। इसके अलावा ऑडिटर का 198 है। ठीक है। तो कुछ कुछ में एलिजिबिलिटी अलग अलग है। ठीक है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें आप फिट आइएगा, आप उस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। और देखो, जो खास करके आप फीमेल है, तो फीमेल के लिए 510 सीट इसमें रिजर्व है, क्योंकि आपको पता होगा लगभग 35% रिजर्वेशन का बिल आया हुआ था बिहार में। ठीक है। और बाद बाकी जो SC ST है, तो जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे फीमेल हो या फिर दिव्यांगजन हो, कोई भी हो। ठीक है। और एजुकेशन की बात कीजिएगा तो देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और कुछ पोस्ट है जिसमें आपको, जैसे कि JSA वाला जो फॉर्म भरेगा, तो ग्रेजुएशन तुम्हारा कम से कम मैथमेटिक्स में हो, या फिर इकोनॉमिक्स में हो, स्टैटिक्स में हो, या फिर कॉमर्स में हो। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से देख लेना। और नहीं ध्यान देगा तो भाई वही होगा, ASO वाले में चले जाओगे। ठीक है। DEOC है, तो इसमें ग्रेजुएशन, PGD, CA, BCA, BSc IT। ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। और जो ऑडिटर में फॉर्म भरोगे, तो उसके लिए कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, तो ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये एलिजिबिलिटी था। बाकी एज कम से कम मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम मेल का 37 होना चाहिए। और किसी कैटेगरी में आप आइएगा, SC में, ST में, OBC में। ठीक है। तो आपको जो गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है, उसका छूट मिलेगा। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। जो SC ST से होगा, तो वो 42 के एज तक इस फॉर्म को भर सकता है। अब बाद बाकी एज रिलैक्सेशन बिहार सरकार के पॉलिसी के हिसाब से वो आपको देखना। फॉर्म भरने की बात करोगे, तो चाहे OBC में आते हो, ठीक है, चाहे जनरल में आते हो, EBC में आते हो, या फिर आउट ऑफ बिहार के हो, तो आपको 540 रुपया फॉर्म का फी देना पड़ेगा। जो SC ST PW, ठीक है, जो दिव्यांगजन है या फिर फीमेल है, तो उनको 135 रुपया लगेगा। ठीक। अब आते हैं आप प्रिपरेशन पे। तो देखो, प्रिपरेशन की बात करेगा तो थोड़ा सा हम खुद को छोटा कर देते हैं यहाँ पे। तो प्रिपरेशन का बात करेगा तो 3 चरणों में होगा। पहला प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। यदि 40,000 से ज़्यादा छात्र होगा, स्वाभाविक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और SSC का तो भाई फॉर्म तो आएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। GS का बात करेगा तो 50 सवाल आएगा। मैथ साइंस में 50 सवाल आएगा। रीजनिंग में 50 आएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यही चीज़, 3 चीज़ पे आप कमांड कीजिएगा। ठीक है। मैथ को, रीजनिंग को सबसे ज़्यादा टाइम देना, 3 घंटा पर डे सुबह शाम पर हो ना। ठीक है। अब बाद बाकी जनरल स्टडी में कुछ हाई फाई है नहीं, इसीलिए हम सवाल दिखा दिए। ठीक। बाद बाकी फिर आपको सेकेंड पेपर होगा। ठीक है। जो और भी जो छात्र अलग होंगे, तो उनका जो जिस भी फील्ड से होइएगा, मैथमेटिक्स से होइएगा, कॉमर्स से होइएगा, स्वाभाविक है, आपसे आशा किया जाता है कि आप जानते होंगे और वहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक। तो उस चीज़ के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब क्या होगा कि अब डॉक्टर बनने जाइएगा, तो आपसे तो आशा किया जाएगा कि आप MBBS करके आए होंगे। ठीक है। आपको जो भी उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट आते हैं मेंस। मेंस में आपको हिंदी पेपर होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का, 400 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग है तो दिमाग का दही ज़्यादा नहीं करना है, लास्ट में भी पढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं GS2। तो GS2 में भी कुछ खास नहीं है, वही सारा का सारा चीज़ है। ठीक है। 600 मार्क का होगा। जनरल स्टडी तो भाई रहेगा, तो वही हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, बिहार स्पेशल जो पढ़ना, इसमें कोई चीज़ नहीं करना। ये तो मेरे चैनल से आराम से कर लेगा। जनरल साइंस भी मेरे ही चैनल से हो जाएगा। मैथमेटिक्स का बात रहा, तो मैथमेटिक्स के लिए देखो, कोई ढंग का टीचर तुमको लगता है तो वहाँ से कर लो, और नहीं तो बोलेगा तो हम करवाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। वैसे मैथ का क्लास धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग हो गया। ठीक। और साथ में करंट अफेयर को तो किसी कीमत पे छोड़ना नहीं। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा आपका, जब आप क्या होगा कि आप दोनों स्टेज पार कर लीजिएगा। डिटेल सिलेबस है, तो इस पे ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ना ज़्यादा आपको हम परेशान करेंगे। उसके पीछे कारण है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से बुक रिकमेंडेड करता। ठीक है। और मेरे हिसाब से हमको कोई भी बुक वर्दी नहीं लगता। उसके पीछे कारण है
कारण ये है कि जो एग्ज़ाम के डिमांड का बात करेगा तो हम भी अब बहुत सारा पुस्तक पढ़ें, ठीक है? चाहे डीडी बसु का हो, एनसीईआरटी का हो, लक्ष्मीकांत का हो, ठीक है? सुभाष कश्यप का हो, या फिर बहुत सारा बुक है, ठीक है? रमेश सिंह का इकोनॉमिक्स हो, या फिर आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया जी का हो, ठीक है? हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा का हो, बहुत सारा पुस्तक पढ़े, मगर कोई भी पुस्तक में हमको वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिल पाता जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए डिमांड है, ठीक है? और इस चीज़ का भरपाई आपको नोट से करवा सकता है, कोई ढंग का मास्टर आपको मिल जाए, आपको ट्रस्ट है तो आप उसको पकड़ लीजिए, ठीक है? और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बाद बाकी बिहार कंपटीशन से यही होगा कि हम आपको कोई किसी प्रकार का बुक रिकमेंडेड नहीं करें, क्योंकि हमको कोई बुक ढंग का लगता ही नहीं है, ठीक है? किसी का एंशियंट हिस्ट्री का मौर्य काल सही है, तो किसी का विजयनगर एम्पायर सही है, ठीक है? कोई भी ढंग से जो बोलेगा उस हिसाब से। देखो, मेरा सिंपल सा मानना है, चाहे एग्ज़ाम किसी भी क्लास का हो, चाहे चाहे क्लास 1 का हो या फिर पीएचडी का हो, ठीक है? क्वेश्चन जब जो टॉपिक कोई भी रहता है, उस टॉपिक से रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो होना चाहिए। मान चलो कि हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हिस्ट्री में राजा रानी प्रेम कहानी वगैरह तो चलो सही है, युद्ध भी सही है। इसके अलावा जो उसका राजनीतिक कार्य था, ठीक है? जो उसका प्रशासनिक कार्य था, जो उसका आर्थिक कार्य था, जो धार्मिक कार्य था, ठीक है? जो सामाजिक कार्य था, तो ये सारा चीज़ हम देखते हैं। कोई भी कितना भी महान से महान बुक राइटर है, चाहे जिस भी विषय का हो, खास करके हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, तो हम नहीं देखे हैं किसी की किताब में इस हिसाब से कवर करता। और यही कारण है कि कोई बुक हमको पसंद नहीं आता और हम कोई भी बुक रिकमेंडेड नहीं करते। बाद बाकी आपको बाजार में बहुत सारा किताब है, जो आपको उचित लगे आप खरीद के अपना पढ़िए, ठीक है? चलिए, तो हम तो आपको नोट्स देंगे, नोट्स के अलावा कुछ नहीं देंगे, और कोई भी किताब को हम गाइड आपको नहीं करेंगे कि ये बुक पढ़ लीजिए, और किसी का प्रमोट भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बाकी ये सिलेबस वही घिसा पिटा सिलेबस है, तो कुछ एक्स्ट्रा हमको आपको ज़्यादा पढ़ने का यदि मन होगा, बहुत पढ़ने का मन होगा, तो आप दो काम कर सकते हैं। एनसीईआरटी का पुराना वाला किताब लीजिएगा, ठीक है? नया वाला किताब इसलिए नहीं लीजिएगा, यदि लीजिएगा तो इतिहास का इसी की तैसी कर दिया, ठीक है? ब्लंडर हो जाएगा, एग्जाम में जाइएगा बवाल कट जाएगा। तो नया वाला आप एनसीईआरटी भूल के नहीं लीजिएगा, पुराना एनसीईआरटी मिल जाएगा जो आपको 11th का है और 12th का, तो इसका आप पढ़ सकते हैं। आप इसका हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट, सबसे बेस्ट है, ठीक है? आपको यदि पढ़ने का ज़्यादा इच्छा होगा तो आप 11-12 का एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक? बाद बाकी कोई किताब ढंग का नहीं है, ठीक है? एकदम कचरा है। कचरा इन द सेंस इसलिए, या तो बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर दिया, इतना ज़्यादा लिख दिया, इतना ज़्यादा लिख दिया कि जितना होना नहीं चाहिए। पता चला वो 20-20 घंटा का वेब सीरीज चल रहा है, ठीक है? तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना। कोई पता चला वन लाइनर के नाम पे एक के लाइन में पूरा इतिहास लिख दिया, तो ये भी सही नहीं है। एक स्टैंडर्ड टाइप का बुक होना चाहिए जिसमें बैलेंस करके नंबर ऑफ पेज भी होना चाहिए, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो ऐसा बाजार में हमको किसी का बुक नहीं लगा, इतना सारा बुक पढ़े हैं, ठीक है? हमको किसी का ढंग का बुक नहीं लगा जो आपके लिए वर्दी है। आपको पढ़ना है और ट्रस्ट करना तो एनसीईआरटी पे कीजिए, बाकी आप किसी मेंटर टीचर किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं तो आप देख लीजिएगा उसका बुक, ठीक है? और मेरा बात कीजिएगा तो हम आपको नोट्स देंगे जो प्रॉपर मेरे द्वारा तैयार किया गया हुआ है। और यहाँ पे आपको पता है किसी प्रकार का फी वगैरह लगता नहीं है, आपको बस इतना करना होगा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना होगा, वीडियो आएगा देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक? बाकी का कुछ इसमें है नहीं। पीवाईक्यू हम आपको करवा देंगे, और जो एग्ज़ाम रिलेवेंट टॉपिक है हम वही आपको करवाएंगे। और एक चीज़ लास्ट में फिर आपको हम बता देते हैं, चाहे आप जहाँ भी पढ़िए, देश दुनिया कहीं पे भी, पेड फ्री कहीं पे किसी से पढ़िए, आप दो काम कीजिएगा, मेहरबानी मेरे पे भी होगा और आपके स्वयं पे भी होगा, ठीक है? आप सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? सिलेबस देख लीजिएगा, और सिलेबस के लिए 2 दिन टाइम दे देना, इतना करना कष्ट, ठीक है? बाद में होगा तो गाली दे देना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन तू सिलेबस पढ़ लेना ढंग से, और 3 दिन क्या करना, 3 दिन पीवाईक्यू पढ़ लेना, ठीक है? एक एक सवाल को कर लेना, और ये 2 चीज़ जब कर लेना तब तुम खुद डिसाइड करना कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना, ठीक है? बाकी बिहार कंपटीशन पे आपको करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लेना है। प्रतियोगिता दर्पण हर महीने हम करवा रहे हैं, आप वहाँ से करंट अफेयर कर सकते हैं। जो जीएस वाला सेक्शन है आप यहाँ से कर लीजिएगा, तो आपका किसी प्रकार से कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, चाहे आप जिस भी एग्जाम का पेपर दीजिए, ठीक है? चाहे सिविल सर्विस का दीजिएगा, चाहे पीसीएस का दीजिएगा, बीएसएससी सीजीएल का दीजिए, सीजीएल का दीजिए,
बीपीएससी एएसओ का, पंचायती राज क्लर्क, चाहे जिसका दीजिए, 8वां 9वां 10वां का भी तो एग्ज़ाम देगा, स्कूल का भी, तो वहाँ पे भी यदि इन टॉपिक मेरा ये पढ़ाया हुआ करके जाएगा तो वहाँ पे भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना कवरेज है उसका, क्योंकि हम जब भी करते हैं 360 डिग्री कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते, मेरा यही तरीका ही है। ठीक है, और बाकी आपको तैयारी करना है तो आप देख लीजिए कहाँ से करना। बाकी बिहार कंपटीशन पे आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, 10 अगस्त से होगा तो आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर एक होगा तो शेड्यूल जारी करवा देंगे। ठीक, आप उस हिसाब से कीजिएगा और यही है, बाकी कीजिए, मन लगा के हो जाएगा, क्योंकि कुछ वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल है। और एक चीज़ और बताते हैं, एग्ज़ाम जितना ज़्यादा बड़ा होता है ना तो दिमाग आदमी का उतना ज़्यादा होपलेस होता है। ठीक है, और जो PYQ नहीं देखता है तो सबसे ज़्यादा बर्बाद वही है। उसके पीछे कारण है, आपको स्टैंडर्ड पता नहीं है। कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा तो पता चला कि आपको हिस्ट्री यूपीएससी में मेन ऑप्शनल लेवल का पढ़ा रहा है। ठीक है, और आप पढ़ के गदगद हो रहे हैं, पता चला कि एग्जाम लेवल में वो था ही नहीं, वहाँ पे पूछ लिया कि मौर्य वंश के बाद कौन वंश आया। ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो अब पता चला कि आप उस सब चीज़ को माइंड ही नहीं किए। तो जैसे कि अभी चोला एम्पायर देखो चर्चा में, प्रधानमंत्री गए हैं। ठीक है, तो चोला एम्पायर चर्चा में है, सवाल पूछेगा। ठीक, तो देख लीजिएगा आपको कहाँ से तैयारी कैसे करना है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन था, और मन लगा के पढ़िए, स्वयं से कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। बस यही कहेंगे कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा जितना। आप एक काम कीजिए, चाहे बीपीएससी हो, अब बीएसएससी सीजीएल हो, अब बिहार एएसओ हो, और एक चीज़ और बताते हैं, जो 10 दिन 12 दिन 15 दिन में 5 वीडियो 7 वीडियो में किसी भी टॉपिक को, किसी भी टॉपिक तो चलो ठीक है, किसी सब्जेक्ट को 5-6 वीडियो में ख़त्म करवाने का कोशिश करता है और शुरू से कंप्लीट नहीं करवाया है, उस चक्कर में नहीं पढ़ना। नहीं, इसलिए कह रहे हैं भाई कि थ्योरी नहीं आएगा ना तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, 99% छात्र के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम जब आता है तब वो MCQ लगाना चालू करता है, और वो 99% हर एग्ज़ाम में पहले ही फेल रहता है। ठीक है, वो ऑलरेडी फेल रहता है, रिटर्न लिखवा लो चाहे जितना ब्रिलियंट होगा। ठीक है, वो 99% छात्र कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है ना कंपटीशन का, तो वो पहले ही फेल रहता है, उसको फेल करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1% ही फाइट करता है। ठीक है, और वही 1% या तो रिजल्ट लाता है या फिर नहीं लाता। ठीक, तो आपको भीड़ से डरने का ज़रूरत नहीं है, लड़ाई सिर्फ आपको 1% से होगा। ठीक है, 20 लाख भी भरेगा ना तो भी टेंशन नहीं है। ठीक है, 10 लाख भरेगा तो भी टेंशन नहीं है। तो वही 1% से आपका फाइट होगा, तो आप डिसाइड कर लीजिए, उस 1% में आप तभी एडजस्ट कीजिएगा जब आपका थ्योरी सही से होगा, MCQ सही से होगा। ठीक, और PYQ, तो ये 2-3 चीज़ कर लीजिए तो हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा आप लोग को हम प्रोवाइड करवाते ही हैं और करवाएंगे। ठीक, चलिए।